19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं सर, कैसे? क्योंकि आपकी पार्टी 10 लाख वाले रोजगार पे सवाल खड़े कर रही है, तो 19 लाख फिर कैसे देंगे? नंवर राणा जी का जहाँ तक सवाल है, सब लोग जानते हैं कि अवार्ड वापसी ग्रुप है, उसके मेंबर हैं। एक तरफ बहस है युवा चेहरों की, दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि बीजेपी में कहीं कोई कमी है? क्योंकि चुनाव कैंपेन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव भी क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं द चौपाल। इस वक्त हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, इन्हें आपने अक्सर कई सारे टीवी डिबेट्स में देखा होगा। आप हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी, और आप राज्यसभा सांसद भी हैं। तो आइए सीधा आपको इनसे बातचीत करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे ही करूंगा सर, आप बिहार आए हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको इलेक्शन का? देखिए, जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि दूसरे चरण तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अच्छे बहुमत से लोग वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। तो बिल्कुल साफ पिक्चर क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहाँ बनने वाली है और हम बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे। सर, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो एक सवाल आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो से 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं सर, कैसे? क्योंकि आपकी पार्टी 10 लाख वाले रोजगार पे सवाल खड़े कर रही है, तो 19 लाख फिर कैसे देंगे? देखिए, 19 लाख का तो पूरा हमने लेखा जोखा दिया है, पूरा रोड मैप दिया है कि कौन कौन सा निवेश होगा। सरकारी नौकरियों के बारे में नहीं कहा। अब लोगों को पता चला कि वो 10 लाख जो कह रहे थे, 10 लाख रेट बताया उन्होंने। एक नौकरी देंगे तो 10 लाख लेंगे, इसलिए कि उनका इतिहास अगर उठा के देखिए तो उनका इतिहास यही है कि हर चीज़ के लिए वो मुआवजा चाहते हैं, ब्राइब चाहते हैं, उनको आप पैसा दीजिए तब वो काम करते हैं। ये तो उनका इतिहास है। तो जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख का, वो उनसे आप मांगिए तो कि कैसे वो 10 लाख के बारे में बता सकते हैं कि कैसे 10 लाख का अगर वो ब्यौरा दे दे कि कैसे ब्रेकअप दे दें कि भाई 10 लाख जॉब कहाँ से, किस मंत्रालय से 10 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। तो अब उनको भी समझ में आ गया, इसलिए अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमने 19 लाख के बारे में इसलिए कहा है कि 19 लाख जॉब हम क्रिएट करेंगे, उसमें निवेश होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बताया है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी अलग मिनिस्ट्री जो है इन्वेस्ट करेगी। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हम एक्सपेक्टेशन से है उसके हिसाब से यहाँ पर हम कम से कम 19 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हो सकता है अगर निवेश ज़्यादा हो, जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो हो सकता है 19 लाख से भी ज़्यादा जॉब हम क्रिएट कर पाए। लेकिन स्वयं सरकारी जॉब नहीं होगी, इसमें प्राइवेट जॉब भी होंगे, रोज़गार क्रिएट करेंगे हम उतने। लेकिन आप तेजस्वी यादव जी से मेरा सवाल है कि क्या वो बता पाएंगे कि 10 लाख सरकारी जॉब कहाँ से देंगे, और उन्होंने क्या बजट देखा है, सरकारी बजट, और उन्होंने देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है सरकार का, और क्या वो कहाँ से रेवेन्यू उतना लेकर आएंगे कि 10 लाख जॉब क्रिएट करें। तो ये हकीकत है, वो अपने रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सरकारी जॉब के बारे में नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर एक जॉब देंगे तो 10 लाख रुपए लेंगे। और पूरे इतिहास उनका कि अगर कोई चपरासी की भी जॉब दी तो उनका घर लिखवा लिया, अगर कुछ और दिया तो उसका बड़े आदमी को जॉब दिया तो उसका महल लिखवा लिया। तो ये उनका इतिहास है, और मेरे ख्याल से उसी का कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने 10 लाख पर जॉब जो उन्होंने इशारा किया है। एक तरफ बहस है युवा चेहरों की, दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि बीजेपी में कहीं फेस की कोई कमी है? क्योंकि चुनाव कैंपेन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं, तो ये विधानसभा चुनाव भी क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होना चाहिए? नहीं, देखिए, यहाँ पर एक 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसमें दिखा है कि जिस तरह से 15 साल में जितने अच्छे काम हुए, चाहे वो अगर जॉब क्रिएशन के बाद देखिए तो वो 15 साल में जॉब कितना 95,000 जॉब क्रिएट हुए थे। अब इस 15 साल में 6 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए। अगर आप देखिए, सरकारी बजट 22,000 करोड़ से बढ़ के 2,11,000 करोड़ हो गया। ऐसे किसी चीज़ में भी देखिए, चाहे वो एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन देखिए, एजुकेशन में, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, जिस तरह के इसमें देखिए तो बड़े अच्छे बड़ा भारी जो है एलोकेशन बढ़ा है। बजट भी जो है सरकार का जो है वो 10 फोल्ड जो है बढ़ा है पिछले 15 सालों में। तो उससे समझ में आता है कि हर साल हमने हर एरियाज़ को प्राथमिकता दी है। ख़ास कर जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसमें ज़्यादा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, उस सब में हमने बड़ा एलोकेशन किया है, और आगे भी वही करते रहेंगे। इसलिए कि हमने जनहित में काम किया है, लोगों के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया है। और इसीलिए अगर आप देखें तो एक बीमारू स्टेट जिसका जीडीपी ग्रोथ 3% था, आज 11.3% है, वो अपने आप में दर्शाता है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस प्रदेश में होती है, लोग खुशहाल हुए हैं। इसलिए कि जब 3 से 11% होगा तो जाहिर है नौकरियाँ भी बनेगी, इसलिए कि जीडीपी कैलकुलेशन ही होता है, उस पर जॉब क्रिएशन अपना इसका एक
एक जो इसमें कैलकुलेशन में एक चीज़ होती है जॉब क्रिएशन भी है, उसके इनपुट्स भी जाते हैं, तो उससे साफ समझ में आता है कि पिछले 15 साल जो बेहतरीन 15 साल है, जहाँ करप्शन कम हुआ है, जहाँ क्राइम कम हुआ है, जहाँ कम्युनल हार्मनी रही, लोग अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लूटपाट जो डकैती जो जिस तरह से होती थी, रेप, अलग अलग क्राइम होते थे, वो सब बंद हो गया है, और यह बहुत कमी उसमें आई है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आम आदमी अगर नागरिक अच्छा काम कर रहा है तो उसने अच्छे घर बनाए तो लालू यादव जी के घर के लोग ही जाके वहाँ लूटपाट मचाए, वो अब नहीं होता है। ये अमन की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि यहाँ की जनता बिल्कुल अपना मन बनाए बैठी है, और इसीलिए पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें उसके पूरे आसार दिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुत अच्छे वोट मिले हैं, और आगे चरणों में 2 चरण जो बचे हैं उसमें भी अच्छा वोट मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल मैं बिहार से हटके कर सकता हूँ। अभी सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त गर्म हुआ है फ्रांस में जो कुछ हो रहा है। तो आप जो कि करोड़ों अल्पसंख्यकों के की नुमाइंदगी करते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं। दूसरी बात, प्रतिष्ठित साहित्यकार मुनव्वर राणा का जिस तरीके से स्टेटमेंट आता है, तो उसको आप किस रूप में समझ पा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मुनव्वर राणा जी का जहाँ तक सवाल है, सब लोग जानते हैं एक अच्छे शायर हैं, लेकिन शायर के साथ एक पॉलिटिशियन भी है। उनका दो पहलू है, 2 रूप है, 2 सिक्का के, एक सिक्के के 2 रूप होते हैं, 2 पहलू। वो दूसरा रूप उनका जो पॉलिटिशियन है, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। वो कांग्रेस ने उनको बहुत नवाजा है, इसलिए मजबूरी है कि वो जो वो अवार्ड वापसी ग्रुप है उसके मेंबर हैं वो। तो जाहिर है हमारे खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन खिलाफ बोलेंगे, तो उनकी बात का उतना महत्व प्रदेश की या देश की जनता बिल्कुल नहीं देती। जहाँ तक आपने फ्रांस के बारे में पूछा, तो देखिए बिल्कुल साफ है कि आप किसी मासूम का कत्ल नहीं कर सकते। जिस तरह से कत्ल किया उसकी निंदा करते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देती है। मुस्लिम समाज के बारे में आपने कहा, मुस्लिम अगर आप देखिए कुरान और हदीस के रोशनी में देखिए तो बिल्कुल गलत किया था, और इसलिए इसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की है, सिर्फ ये नहीं। और हम, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं इसलिए, और हम उसके साथ, लेकिन ये भी अगर कोई कहता है कि मुस्लिम समाज के बारे में अगर कोई कहता है कि वो उसको आतंक से जोड़ता है, तो वो भी गलत है। इसलिए कि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर आप ये देखिए जो उन्होंने जारी किया है ब्रीफिंग, उसमें बहुत साफ लगा कि इसको हम किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ते और ना किसी मज़हब के साथ जोड़ना चाहिए। ये लोग जो हैं वो मानसिक तौर से गलत हैं, और उनके साथ उनको जितना सख्त से सख्त तरीके से दंडित किया जा सकता है किया जाना चाहिए। इसलिए कि ये ना तो किसी धर्म का पालन करने वाले हैं। अगर धर्म का पालन करते रहते, चाहे किसी धर्म का भी, तो ऐसी बात नहीं करते। लेकिन चूँकि इस्लाम धर्म के बारे में पूछा, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, और इसका बिल्कुल खंडन, निंदा जितना करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आरजेडी का जो एक कोर वोटर रहा है एमवाई फैक्टर, जिसमें मुस्लिम यादव फैक्टर की बात की जाती है, और बिहार का चुनाव है तो जाहिर सी बात है आप जातिगत समीकरण को नकार नहीं सकते। तो क्या देख रहे हैं इस बार कितना ये फैक्टर हावी होगा, या कि जो छोटे छोटे और दल, जो कम्युनिस्ट पार्टियां और जैसे ओवैसी की पार्टी भी की भी एंट्री होती, तो क्या इसमें कुछ सेंध लगने की चांसेस है, या आपकी तरफ उनका रुझान है? देखिए, जाति पाति जो है कुछ है नहीं है, इसलिए कि उस वक्त होता था जब जब किसी के गरीब आदमी की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, तो वो उनके लीडर नहीं सुनते थे, तो अपने जाति के लोगों के पास जाते थे, तब जाति फैक्टर बना। लेकिन हमारी सरकार तो ऐसी रही है जिसमें गवर्नेंस मॉडल ही ऐसा है कि हर नागरिक हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना एक बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। इसलिए कोई जाति नहीं देखता। अगर आप एक आम नागरिक को उसको पूरी सुविधाएं पहुंचाएं, उसकी बात सुने, सरकार उनके बारे में चिंता करे, तो जात पात नहीं देखता। वो देखता है कि कौन सी सरकार किस फेयरनेस के साथ काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जाति पाति का कोई असर है। इसमें सिर्फ गवर्नेंस मॉडल का है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने बराबर सेंटर में कहा, और नीतीश बाबू को यहाँ बराबर सुशासन बाबू ही कहा जाता है, इसलिए कि वो गवर्नेंस मॉडल है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इफेक्टिवनेस, जो आखिरी आदमी तक सही से पहुँचे, उसके जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, और दूसरा है जो फेयरनेस, बिल्कुल बिना भेदभाव के। तो हमारी सरकार ने, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट में, अगर आप उठा के देखिए तो वेलफेयर स्कीम में तो देखिए कि बेनिफिशियरीज हमारे अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब है कि हम बिना भेदभाव के करते, चाहे वोट दे ना दे, लेकिन सरकार का जो दायित्व है वो पूरा करते हैं। इसीलिए अब जाति पाति का कोई महत्व नहीं रहा।
जी, तो ये थे जफ़र इस्लाम जी, जिन्होंने हमसे सभी मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। मेरा नाम है सौरभ और कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।